अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो पार्ट 3 है जिसके अंदर 200 से 300 क्वेश्चंस हमने टारगेट करनी है जो कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस है। पीपीएससी के जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस है या एनटीएस से या जो भी आपके एग्जाम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ टारगेट कर रही हैं, वो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रैंडम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अब इसके अंदर जो आज है वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे जो ईजी लेवल के होंगे, सिनारियो बेस्ड होंगे सारे के सारे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसे कैसे डिकोड करते हैं, कैसे आंसर करते हैं। और कभी कभी बिल्कुल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, सिंपल सी एक चीज़ पूछी होती है। तो हम लोग वीडियो में यही चीज़ आज सीखेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 कि अ 45-year-old पेशेंट विद क्रॉनिक लो बैक पेन प्रेजेंट्स टू द क्लिनिक। 45 साल का बंदा है, पेशेंट है आपका क्रॉनिक लो बैक पेन के साथ, यानी कि काफ़ी अरसे से उसे पेन है, वो आपके क्लिनिक पे आ रहा है। ही रिपोर्ट्स इंक्रीज्ड पेन व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड। जब वो नीचे झुकता है उसका पेन ज़्यादा हो जाता है। एंड रिलीफ व्हेन लाइंग डाउन, और उसका पेन कम हो जाता है जब वो सीधा लेटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ मोस्ट लाइकली। क्या ऐसी सूरत हाल में क्या कंडीशन, क्या डायग्नोसिस आपका बन सकता है? ए हर्निएटेड डिस्क, बी स्पाइनल स्टेनोसिस, सी मसल स्ट्रेन, डी सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन। इसका आप आंसर लाजमी सोचें और उसके बाद आप करेक्ट आंसर देखिएगा। थोड़ा अपने माइंड पे खुद जोर डालें, उसके बाद आंसर देखें। डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो आपको भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन देखें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपकी करेक्शन वहीं पर हो जाएगी। करेक्ट आंसर इस केस में है हर्निएटेड डिस्क, क्योंकि हर्निएटेड डिस्क के अंदर क्या होता है कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग या ऐसी स्पाइनल फ्लेक्शन अगर आ जाए तो आपके क्या होती है, पेन ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें आपके स्पाइनल स्टेनोसिस के, उसके अंदर आपकी स्पाइनल कैनाल की नर्विंग हो रही होती है, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं आपकी वॉकिंग और स्टैंडिंग से वर्सन होते हैं। उसके अंदर नमनेस भी आती है, वीकनेस भी आती है। और ऐसे केसेस में आपको इवन के शियाटिका के सिम्टम्स या फिर रेडिएटिंग पेन के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आपकी सिंपल सी आपकी टर्म है जिसके अंदर फॉरवर्ड बेंडिंग का फ्लेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हर्निएटेड डिस्क है, आप यहाँ से इसके कीवर्ड उठाएंगे कि हर्निएटेड डिस्क का क्वेश्चन है आपका बेंडिंग फॉरवर्ड से, क्योंकि ये पेन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस केस में आपका जो है आंसर वो क्या है, आपका हर्निएटेड डिस्क। आंसर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद है आपके पास, ये आपको दिखाया भी हुआ है कि स्टीनोसिस क्या है, नर्विंग हो रही है किस तरीके से आपके स्पाइनल कैनाल की। उसके बाद आपको यहाँ डिस्क हर्निएशन भी दिखाई हुई है। उसी के अंदर स्पाइनल डिस्क आपकी नॉर्मल पहले दिखाई हुई है, और उसके बाद देखें डिस्क प्रोट्रूजन दिखाई हुई है, एक्सट्रूजन, और फिर डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर ड्रॉपलेट्स बाहर बाकायदा आपके जो होते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस के बाहर आ रहे होते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा बल्कि आपकी जो रूट्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 45-year-old patient presents with low back pain and restricted lumbar spine motion। 45 साल का बंदा है या बंदी है, यानी पेशेंट है आपके पास, लो बैक पेन के साथ आ रहा है, स्पाइन मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्पाइनल लंबर स्पाइन असेसमेंट, लंबर की स्पाइन यानी लंबर स्पाइन की जो आपकी असेसमेंट है वो हमने की है। यू फाइंड दैट द पेन इज़ प्राइमरीली लोकलाइज टू द राइट साइड विद लिमिटेड एक्सटेंशन। कि पेन ज़्यादातर आपका कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है, और वहाँ पे लिमिटेड एक्सटेंशन है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनुअल थेरेपी इंटरवेंशन। इस केस में आपकी मैनुअल थेरेपी क्या होनी चाहिए? ए लंबर मोबिलाइजेशन विद एक्सटेंशन, बी लंबर रोटेशन मैनिपुलेशन, सी लंबर ट्रैक्शन थोरेसिक, डी थोरेसिक मैनिपुलेशन। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें कि राइट साइड पे प्रॉब्लम है, लोकलाइज्ड पेन है, और साथ में लिमिटेड एक्सटेंशन है। यानी कि इस केस में हम क्या करवाएंगे मैनुअल थेरेपी में? लंबर की मोबिलाइजेशन करवाएं विद एक्सटेंशन, लंबर की रोटेशन मैनिपुलेशन करवाएं, लंबर को ट्रैक्शन में लेकर जाएं, या थोरेसिक मैनिपुलेशन कराएं। करेक्ट आंसर है हम लंबर मोबिलाइजेशन विद एक्सटेंशन करवाएंगे, ताकि क्या हो सके, मोबिलिटी हम वापस गेन कर सकें, पेन को हम जो है वो कम से कम करवा सकें, यानी पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि पेन लोकलाइज्ड एरिया पे था तो इसीलिए मोबिलाइजेशन की जा सकती है विद एक्सटेंशन। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अ 60-year-old woman presents with shoulder pain and stiffness that started insidiously. She has difficulty with overhead activities and external rotation. What is the most likely diagnosis? अब क्या है insidiously का मतलब होता है कि उसे महसूस नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से उसे मतलब कि अंदाज़ा ही नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा हादसा उसके साथ पेश नहीं आया जो वो नोटिस करती कि इसकी वजह
वजह से पेन आना चाहिए था, उसे पता भी नहीं लगा, पेन स्टार्ट हो गया और शोल्डर की स्टिफनेस स्टार्ट हो गई, ओवरहेड एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल रोटेशन जो है उसकी वो लिमिटेड है। इस केस में आपका क्या डायग्नोसिस बन सकता है? ए रोटेटर कफ टियर, बी फ्रोजन शोल्डर जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, सी शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, डी ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस। तो इस केस में आपका आंसर है फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल रोटेशन है वो कैप्सुलर पैटर्न शो करता है और कैप्सुलर पैटर्न शो करने की वजह से ये एक हमारे पास कीवर्ड की तरह आता है कि ये फ्रोजन शोल्डर की ही कंडीशन प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट। नॉर्मल शोल्डर और फ्रोजन शोल्डर की पिक्चर भी आपको विजुलाइज करवाई गई है। Question number 4. A 25-year-old athlete presents with sudden onset of calf pain after jumping. अब jumping की है, calf pain हो रहा है. He reports hearing a pop at the time of injury. What is most likely diagnosis? इसमें कीवर्ड मार्क करें कि calf pain है, jumping की थी, pop sound आया है, इंजरी के चांसेस हैं कि इस केस में आपका क्या डायग्नोसिस लाइकली है कि बन सके? ए एचएलएस टेंडनाइटिस, बी काफ मसल स्ट्रेन, सी प्लांटर फेशियाइटिस, डी एचएलएस टेंडन का रप्चर। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका एचएलएस टेंडन का रप्चर, क्योंकि आपके सिर्फ काफ पेन नहीं है, पॉप साउंड भी हुआ था, ऐसे केस में रप्चर के चांसेस हैं। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जो है डी है, एचएलएस टेंडन रप्चर। और ये जो पॉप साउंड और सडन ऑनसेट ऑफ काफ पेन है जंपिंग के बाद स्पेशली, ये एक क्लासिक साइन है एचएलएस टेंडन रप्चर का। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट आ जाए पॉप साउंड है आफ्टर और काफ पेन का ऑनसेट हुआ है सडन आफ्टर जंपिंग है, तो ये आपका एचएलएस टेंडन का रप्चर बनता है। उसके बाद ये आपका एचएलएस टेंडन का रप्चर भी विजुलाइज करवाया है कि कहाँ से पॉसिबल है कि ये हुआ हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. 50-year-old ऑफिस वर्कर कंप्लेन्स ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन थंब, index and middle fingers. The symptom worsens at night with repetitive hand movements. What is the most likely diagnosis? अब 50-year-old ऑफिस वर्कर है जिसके अब आपने ये याद रखना है, नमनेस भी है और टिंगलिंग का वर्ड भी याद रखें। टिंगलिंग है कहाँ पे? थंब के अंदर, इंडेक्स के अंदर और मिडल फिंगर्स के अंदर, 3 फिंगर्स के अंदर है। और रात के वक्त ये सिम्टम्स क्या होती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं और रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट से भी ज़्यादा हो जाती हैं। इस केस में डायग्नोसिस क्या बन सकता है? ए अल्नर न्यूरोपैथी, बी कार्पल टनल सिंड्रोम, सी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, डी कर्वेंट टीनोसाइनोवाइटिस। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन स्पेशली थंब, इंडेक्स और हाफ ऑफ द मिडल फिंगर्स में जब बात आती है तो ये आपकी स्पेशल आपका क्लासिकल साइन के लिए आपका मखसूस स्पेसिफिक साइन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है आपकी इसके अंदर मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, आपको पिक्चर भी विजुलाइज करवाई गई है। Question number 6. A 35-year-old tennis player presents with pain on the lateral aspect of the elbow, exacerbated by gripping and wrist extension activities. What is the most likely diagnosis? 35-year-old टेनिस प्लेयर है जिसके लैटरल एस्पेक्ट पे पेन हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो जाता है, एग्जैसरबेट ज़्यादा हो जाना जब वो ग्रिपिंग करता है या रिस्ट की एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करता है। तो इसमें डायग्नोसिस क्या बनता है? ए मीडियल एपिकंडलाइटिस, बी लैटरल एपिकंडलाइटिस, सी रेडियल टनल सिंड्रोम या डी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इंजरी। तो इस केस में आपके पास कीवर्ड है लैटरल एस्पेक्ट और उसके बाद आपके पास मोस्ट ऑब्वियस उन्होंने आंसर आपका कर दिया बाय एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ कि आपके लैटरल एस्पेक्ट पे पेन हो रहा है और साथ में एक्सटेंशन से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस केस में आपका आंसर ऑब्वियस हो जाता है कि ये लैटरल एपिकंडलाइटिस है। तो इसमें क्या है, क्योंकि आपके जो लैटरल साइड के ऊपर होते हैं एक्सटेंसर्स मसल्स जो होती हैं वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंसर एक्टिविटीज़ करने से आपको वहाँ पे पेन ज़्यादा होने लग जाता है। तो इस केस में आपका आंसर है बी, जिसे हम टेनिस एल्बो भी कह रहे हैं, लैटरल एपिकंडलाइटिस को। ये आपको दिखाया भी गया है, लैटरल एपिकंडाइल के ऊपर रिस्ट के एक्सटेंसर्स होती हैं और मीडियल कंडाइल के ऊपर, एपिकंडाइल के ऊपर आपके पास रिस्ट के फ्लेक्सर्स होती हैं। Question number 7. A 40-year-old woman complains of pain and swelling in her right knee after twisting it while skiing. She reports instability and a popping sensation at the time of injury. What is the most likely diagnosis? अब यहाँ पे आप देखें, women 40 ईयर की है, पेन और स्वेलिंग नी के अंदर है।
वहाँ पे जो हमने पहले एचएलएस टेंडन का रप्चर पढ़ा था तो आपको काफ के अंदर थी, जंपिंग के बाद थी, यहाँ पे नी पे है आफ्टर ट्विस्टिंग। यहाँ पे ट्विस्टिंग का वर्ड आपका कीवर्ड है। और कब हुई ट्विस्टिंग? वाइल स्कीइंग। अब ये किसी और गेम के थ्रू भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल स्कीइंग क्या हुआ है, आपकी ट्विस्टिंग हुई और राइट नी में पेन स्टार्ट हुआ है, वो इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट कर रही है। इंस्टेबिलिटी यहाँ पे आपका एक कीवर्ड है। और एक पॉपिंग सेंसेशन ये भी आपका कीवर्ड है। एट द टाइम ऑफ इंजरी व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ऑप्शन है आपके पास ए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर, बी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का टीयर स्प्रेन, और सी मेनिस्कस टीयर, डी पटेलर डिसलोकेशन। इसमें करेक्ट आंसर है आपका एसीएल का टीयर हुआ है, क्योंकि वही उसी में ऐसा होता है, पॉपिंग सेंसेशन आती है, इंस्टेबिलिटी आती है आफ्टर ट्विस्टिंग इंजरी। तो ये आपका क्लासिकल साइन एसीएल टीयर का बनता है, तो इस केस में आपका एसीएल का टीयर है। ये आपको एसीएल का टीयर भी विजुअलाइज कराया गया है डायग्राम के अंदर। Question number 8. A 50-year-old man presents with pain in his heel that is worst with the first few steps in the morning and improves with activity. What is the most likely diagnosis? 50 साल का बंदा है, हील पेन हो रहा है जो कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो वो कुछ कदम उठाता है लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी करता है बेहतर हो जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये किस केस, इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है ऐसे केस में? अच्छा, ये क्लासिकल साइन है कि हील पेन होना, सुबह के टाइम थोड़ा वर्स्ट होना और एक्टिविटी के साथ थोड़ा इंप्रूव कर जाना एक कंडीशन है जिसमें ये क्लासिकल साइन है या उस खास उस कंडीशन के अंदर प्रिवेल करता है। ऑप्शन है एचएलईज टेंडिनाइटिस, बी प्लांटोफिशियाइटिस, सी हील स्पर, डी कैल्केनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी प्लांटोफिशियाइटिस, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका पेन इसी तरीके से आता है जो कि मॉर्निंग के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्यू स्टेप्स के बाद क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है या एक्टिविटी के साथ बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है कि हील पेन जो होता है वो शार्प भी हो सकता है इसमें, और साथ में ये इसी का बात की हुई है कि प्लांटोफिशियाइटिस में हील पेन शार्प होती है, स्टैबिंग भी होती है और आफ्टर एक्सरसाइज ये ज़्यादा भी हो सकती है। और स्टिफनेस भी ऐसे पेशेंट में बहुत देखी जाती है जो कि मॉर्निंग के साथ, जो यहाँ पे साइन भी बताया हुआ है कि मॉर्निंग के साथ ज़्यादा हो जाएगी, टेंडरनेस भी फील की जाती है, स्वेलिंग भी होने के चांसेस हैं। और ये पेन बेयर फुट वॉक करने से या फिर ऐसे शूज़ का इस्तेमाल करने से जो कि बिल्कुल प्लेन होंगे, हार्ड होंगे, उससे भी इनकी कंडीशन बढ़ सकती है। तो सुबह के टाइम भी इनकी स्टिफनेस होने के चांसेस हैं, हार्ड शूज़ का वेयर करना या फिर ऐसे इम्प्रॉपर शू वेयर करने से भी इनकी कंडीशन बढ़ सकती है। एक्सरसाइज के साथ भी ज़्यादा हो सकती है और शार्प और स्टेबिंग पेन ये पेशेंट हमें रिपोर्ट करते हैं। हील पेन भी आपको दिखाया हुआ है प्लांटोफिशियाइटिस में किस एरिया में हो रहा है, और प्लांटोफिशिया भी आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9. A 20-year-old soccer player presents with pain and swelling in ankle after an involution injury. Which structure is most likely injured? अब क्वेश्चन है आपके पास कि 20-year-old है जिसके सॉकर प्लेयर है, प्रेजेंट कर रहा है पेन और स्वेलिंग इन एंकल आफ्टर इन्वोजन इंजरी। इस केस में कौन सा स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो होने के चांसेस हैं, इंजर होने के चांसेस हैं। अब ये आपके पास ऑप्शन दिखाए गए हैं। ए डेल्टॉइड लिगामेंट, बी एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, सी एचएलएस टेंडन, डी पेरोनियल टेंडन। अब इन्वर्जन इंजरी है एंकल के ऊपर, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए वहाँ पे, या तो फिर आपके लीस्ट चांसेस हैं अगर आपको थोड़ी बहुत एनाटमी याद हो तो। बाकी ए और बी आपने गेस करना है कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो इन्वर्जन इंजरी में आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास बी एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो होता है उसके टीयर होने के चांसेस होते हैं। ये आपके पास अब है डायग्रामेटिक जो टेबुलेटेड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि इसमें होता क्या है, इन्वर्जन के अंदर फुट रोल करता है इनवर्ड और आपका इवर्जन के अंदर फुट रोल करता है आउटवर्ड, और एंकल रोल करता है इन्वर्जन के अंदर आउटवर्ड और इवर्जन के अंदर एंकल रोल करता है इनवर्ड। अच्छा, इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से एंकल और हम फुट की बात कर रहे हैं कि एंकल जो है अगर हम इन्वर्जन इंजरी की बात करें, इन्वर्जन में देखें फुट जो है वो इनवर्ड जा रहा है और एंकल जो है आपका बाहर की तरफ जा रहा है। इवर्जन के अंदर देखें फुट आपका आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, एंकल आपका इनवर्ड जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इवर्जन और आपके उसके अंदर, इवर्जन और इन्वर्जन इंजरी के अंदर। अब इन्वर्जन इंजरी जब भी होगी आपके 3 लिगामेंट्स टूटने के चांसेस होते हैं, इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट या पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। और अगर आपका इवर्जन इंजरी होगी तो आपके डेल्टॉइड लिगामेंट का रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर जो इंजरी होती है वो आपकी इन्वर्जन होती है, तकरीबन 85%। जो इवर्जन इंजरी होती है वो लेस कॉमन है। पेन की बात की जाए इन्वर्जन के अंदर लैटरल साइड पे होती है, और अगर इवर्जन की बात की जाए तो मीडियल साइड ऑफ द
इंकर होती है। और ये तकरीबन आपका जो डिटेल टेबल है आप याद रख लेंगे, आपको इन्वर्जन और इवर्जन इंजरी बहुत इजीली याद हो जाएगी। इसके साथ अगर हम एसोसिएटेड इंजरीज़ की बात करें तो इन्वर्जन इंजरी के साथ चांसेस हैं, पोटेंशियल है कि पेरोनियल टेंडन भी साथ में थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाए, इंजर हो जाए, या आपका लैटरल मेल्यूलस जो है वो रप्चर कर जाए, फ्रैक्चर कर जाए। उसके बाद इवर्जन की बात की जाए, इवर्जन के अंदर मेल्यूलस फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं और डेल्टॉइड लिगामेंट के साथ एवर्जन फ्रैक्चर भी पॉसिबल हो सकता है। स्वेलिंग और ब्रूजिंग की बात की जाए तो लैटरल साइड पे मोर प्रोनाउंस्ड होगी, और अगर इवर्जन की बात की जाए तो मीडियल साइड पे प्रोनाउंस्ड होगी, यानी वाज़े तौर पे आपको पता लग रही होगी। रेंज ऑफ मोशंस की बात की जाए तो इन्वर्जन इंजरी के अंदर पेन और लिमिटेशन इन्वर्जन और डोर्सिफ्लेक्शन में हो जाएगी, और अगर इवर्जन की बात की जाए तो ऐसे पेशेंट में ना इवर्जन होगी ना डोर्सिफ्लेक्शन होगी। रिकवरी टाइम की बात की जाए तो आपका इन्वर्जन का ज़्यादा है कंपेयर टू इवर्जन इंजरी, क्योंकि उसकी उसकी लेकिन डिपेंड भी करेगा उसकी स्वेलिटी के ऊपर। लेकिन इवर्जन यानी कि डेल्टॉइड लिगामेंट की बात की जाए वो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी जो है डेल्टॉइड लिगामेंट की वो ज़्यादा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेवरल लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जो ऊपर भी पिक्चर में लिखा हुआ है कि टिबियो नेविकुलर लिगामेंट, टिबियो कैल्केनियल लिगामेंट, पोस्टीरियर टिबियो टेलर लिगामेंट्स, ये सब डेल्टॉइड लिगामेंट के पार्ट्स होती हैं। तो इसकी रिकवरी थोड़ी आपकी लेट होती है, ये लॉन्गर टाइम लेती है। इसकी कॉमन कॉजेज़ की बात की जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर सडन चेंज है, अनइवन सर्विसेज हों, लैंड थोड़ी ऑकवर्ड तरीके से आप अपने फुट को लैंड कर दे किसी सरफेस के ऊपर। और इवर्जन की बात की जाए तो आपकी फोर्सफुल इवर्जन होना, जिसके अंदर आप मतलब कि आपका बाहर की तरफ पाँव चला जाए, तब आपके चांसेस हैं कि आपको इवर्जन इंजरी पॉसिबल हो। आप एक दफ़ा फिर पिक्चर देख लें, टेबल को आप याद कर लें, आपके लिए आगे भी क्वेश्चन में इवर्जन इंजरी ईजी हो जाएगी, और ये पेपर्स में लाजमी रिपीट होता है क्वेश्चन इस तरीके से। Question number 10. A 65-year-old woman complains of gradual onset hip pain, especially when walking and going upstairs. The pain is located on the groin and anterior thigh. What is the most likely diagnosis? अब 65-year-old है, gradual onset है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहा है हिप पेन, और वॉकिंग के साथ ज़्यादा हो जाता है, और जब स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती हैं, ग्रोइन के ऊपर है और एंटीरियर थाई के ऊपर है। ऐसे केस में क्या डायग्नोसिस बनता है? ए ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस, बी हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, सी इलियोसोस टेंडनाइटिस, या डी फेमरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर। ऐसे केस में आपका करेक्ट आंसर है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि पेन ग्रेजुअल हुआ था, ऑनसेट जो है उसका बिल्कुल ग्रेजुअल था, ग्रोइन में है, इंटीरियर थाई पेन में है, और साथ में एग्जैसरबेट करेगा वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ के साथ। और जैसे कि क्योंकि उसका वेट उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा जब वो स्टेयर्स के ऊपर जाएगी या वॉक करेगी, ऐसे केस में उनका पेन एग्जैसरबेट करता है, ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है बी हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको टेबुलेटेड फॉर्म में चारों का जो है डिफरेंस भी बताया गया है कि अगर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो ग्रोइन में, इंटीरियर थाई में पेन आता है, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटर होगा आउटर हिप में या लैटरल साइड ऑफ द हिप और ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर पेन आएगा। अगर इलियोसोस का टेंडनाइटिस होगा तो ग्रोइन के ऊपर आएगा, और समटाइम्स इट रेडिएट्स टू थाई। फेमरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा तो डीप पेन होगा ग्रोइन के अंदर और जो थाई में रेडिएट कर सकता है। पेन टाइप की बात की जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो डल पेन होगा और ग्रेजुअल पेन होगा, और अगर हम ट्रोकेंटेरिक की बर्साइटिस की बात की जाए, शार्प पेन होगा और जो कि लाइन के साथ ज़्यादा हो जाया करेगा। हमने यहाँ पढ़ा ना हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि एक्टिविटीज़ के साथ ज़्यादा होगा, यानी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, जैसे वो क्लाइंब अप करेगा, वॉक करेगा। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस, अगर हम बात करें इनके पेन टाइप की, तो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है वो डल है और साथ में आपका ग्रेजुअल होता है। जबकि बात करें हम आपके ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस का पेन, वो आपका शार्प होता है और ज़्यादा हो जाता है जब आप लेटते हैं। इलियोसोस टेंडनाइटिस की बात की जाए, उसका भी शार्प होता है और हिप के फ्लेक्शन के साथ वो पेन बढ़ जाता है। फेमरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की जाए तो उसमें पेन भी आपका वेट बेयरिंग एक्टिविटी के साथ ज़्यादा हो जाता है। ऑनसेट की बात की जाए, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेजुअल होता है, टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वर्स होता है। जबकि ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से वर्स हो रहा होता है। ये ज़्यादा जल्दी भी वर्स हो सकता है, लेट भी हो सकता है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि रेपिटेटिव एक्टिविटी कितनी है आपकी। उसके बाद है इलियोसोस टेंडनाइटिस,
ये भी ओवर यूज़ आपकी जो है इंजरी से, स्ट्रेस से, उससे रिलेट करता है। और आपका फेमरल स्ट्रेस जो है फ्रैक्चर, ये कोई इंक्रीज एक्टिविटी या फिर सडन कोई आपका ट्रॉमा वगैरह से भी रिलेट करता है। मॉर्निंग स्टिफनेस की बात की जाए, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेस देन 30 मिनट लास्ट करेगी। ट्रोकेंटेरिक में कभी कभार होती है, रेयर होता है, लेकिन पेन इससे लिंक करता है। इलियोसॉस भी रेयर है। और फेमरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर में कोई स्टिफनेस नहीं होती है, और सुबह के टाइम बस जो पेन फील किया जाता है विद फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, वो आप इसमें फील कर सकते हैं। एग्रावेटिंग मूवमेंट्स की बात की जाए तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वॉकिंग, स्टेयर्स, स्टैंडिंग लॉन्ग पीरियड्स, इससे एग्रावेट करता है पेन। और अगर हम ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस की बात करें तो वो लाइंग ऑन साइड से या वॉकिंग या स्टेयर से उसका पेन बढ़ सकता है। उसके बाद इलियोसॉस टेंडनाइटिस में देख लें कि हिप फ्लेक्शन की वजह से या फिर जिसमें स्टेयर्स या रनिंग आ जाए तब भी आपका पेन बढ़ सकता है। और स्ट्रेच फ्रैक्चर के अंदर आप वॉकिंग, स्टैंडिंग, वेट बेरिंग एक्टिविटी से भी इनका वेट बढ़ सकता है। अगर कुछ साउंड्स की बात की जाए तो साउंड सिर्फ पॉसिबल है आपका इलियोसॉस टेंडनाइटिस के अंदर फील होना, यानी कि पॉसिबल हिप स्नैपिंग आ सकती है, बाकी किसी में कॉमन नहीं है। रेंज ऑफ मोशन की बात की जाए तो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होती है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्पेशली हिप रोटेशन। और बाकी सब देखें आप उसमें नॉर्मल है, आपके बर्साइटिस के अंदर भी, टेंडनाइटिस के अंदर भी। और आपके जो स्ट्रेस फ्रैक्चर में है वो पेन लिमिट होती है एक्सट्रीम मूवमेंट्स के साथ, यानी एक्सट्रीम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका हुआ है तो एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं हो सकते, पेन की वजह से सारा चीज़ें आपकी लिमिट हो जाती हैं, मूवमेंट्स नहीं पॉसिबल होती। इमेजिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली एक्सरे करवाएंगे, ऑस्टियो एक्सरेज के अंदर जॉइंट नर्विंग मिल जाएंगी, बोन स्पर्स मिल जाएंगे, आपको ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस के अंदर फ्लूइड फिल्ड बर्सा मिल जाएगा, अल्ट्रासाउंड एमआरआई करवाया जाता है उसके लिए। और अच्छा, आपने ये देख लेना है कि तीनों कंडीशन में, आपके बर्साइटिस में और टेंडनाइटिस में, दोनों में आपका एक्सरे नॉर्मल है, क्योंकि वो एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में आपको दिखेगा कि फ्लूइड फिल्ड सैक है, या अल्ट्रासाउंड में दिखेगा कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई या टेंडन की कि नहीं हुई हुई। और आप अगर एक्सरे और एमआरआई की बात करें तो आपको फ्रैक्चर उस पर दोनों में मिल जाएगा, यानी एक्सरे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बता सकता है, फ्रैक्चर भी बता सकता है, लेकिन टेंडनाइटिस और बर्साइटिस की कंडीशन नहीं बता सकता। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए, ज़्यादातर ये ओल्डर एडल्ट्स में होता है, 60+ में। और अगर हम इसकी बात करें आपके बर्साइटिस, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस की, मिडिल एज या ओल्डर एडल्ट्स में होता है। और अगर हम बात करें आपके टेंडनाइटिस की तो ये यंगर एक्टिव इंडिविजुअल्स में पॉसिबल है। और अगर हम बात करें आपके फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर की, जो कि ज़्यादातर रिलेट करता है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, तो ये उन ओल्डर एडल्ट्स में भी हो सकता है। या ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो आपके कैल्शियम की, ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट हो, और वो ज़्यादातर जो ओल्ड एज में होते हैं, लेकिन अगर एज पहले भी है तब भी चांसेस हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर या किसी भी एज में वो है तो उसे चांसेस हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको कंडीशन सिखाई जाएंगी, आपने गेस करना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो आपको पिक्चर में शो की जा रही है। 4 पिक्चर्स हैं, चारों पिक्चर्स के अंदर आप देखें कि पेन आपको कौन सी वाली पिक्चर क्या शो कर रही है। अगर हम बात करें इस पिक्चर की, ये तो आपको दिख गया कि इसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उसका पेन का एरिया बताया गया है कहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। ये बात पिक्चर की बात की जाए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन के अंदर थोड़ा सा डीप और थोड़ा सा डल पेन जो है वो अंदर की साइड पे मिल सकता है। और अगर हम बात करें आपके इलियोसॉस टेंडनाइटिस की, तो ये आपका इलियोसॉस टेंडनाइटिस है जिसका पेन आप फील कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। और अगर हम बात करें ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस की, तो ये कंडीशन है आपको जो पिक्चर में शो की हुई है, जो थोड़ा सा आपका लेटरल भी आ जाता है, आपको यहाँ पे पेन मिल सकता है पेशेंट का। तो ये कंडीशन है जिसके अंदर आप इस तरीके से मतलब कंडीशंस हैं जो पेन डिफरेंट तरीके से आपको मैनिफेस्ट करती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, या जो आपको ईजी वे लगता है आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, a 55-year-old man with a history of diabetes presents with numbness and burning pain in his feet that worsens at night. व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। 55 साल का बंदा है जिसकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उसे नमनिंग और बर्निंग का पेन, यहाँ पे कीवर्ड है कि उसे बर्निंग भी हुई है, पेन बर्निंग पेन हुई है फीट के अंदर, जो रात के टाइम ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन को क्या मतलब, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं या क्या डायग्नोसिस आप बना सकते हैं। ए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, बी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सी, लंबर रेडिकुलोपैथी, डी, टार्सल टनल सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके अंदर आपको क्या मिलता है, नमनेस मिलती है और बर्निंग पेन
फीट मिलते हैं जो कि रात के वक्त जो होते हैं ज़्यादा सेंसेशन इसकी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा बढ़ जाता है रात के वक्त में। ये आपको कुछ सिम्टम्स दिखाए गए हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में फ़ील होते हैं, वो आप याद कर सकते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। भूख ना लगना, बॉडी का टेम्परेचर चेंज फील होना। और अच्छा, डायबिटिक न्यूरोपैथी जब आती है पेशेंट की सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है, पेशेंट सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनको गर्म ठंडा महसूस नहीं हो पा रहा होता, या दूसरी सेंसेशंस हैंड और फीट में कम महसूस हो रही होती हैं। तो ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। A 30-year-old computer programmer presents with neck pain and stiffness. He reports headaches and pain radiating to his shoulders and arms. What is most likely diagnosis? 30 साल का कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो कि आपके पास प्रेजेंट हो रहा है नेक पेन और स्टिफनेस के साथ, और साथ में वो आपको हेडेक भी बता रहा है और पेन रेडिएट उसका कर रहा है शोल्डर में भी, आर्म में भी। क्या डायग्नोसिस इस कंडीशन में हो सकता है? ए सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, बी टेंशन हेडेक, सी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, या डी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट नेक पेन के साथ आता है, स्टिफनेस के साथ आता है, और पेन उसका रेडिएट कर रहा होता है शोल्डर में, आर्म में, और उसे हेडेक भी फील हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर क्योंकि आपको पता करना हो कि इसमें से कौन सी कंडीशन आपको इस तरीके से प्रेजेंट की जा रही हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे देखेंगे कि उसका क्या आंसर पड़ता है। उसके लिए टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप तीनों के डिफरेंस देख सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या डिफरेंस है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या डिफरेंस है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अच्छा, सर्वाइकोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एक बिल्कुल अलग कंडीशन है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन नहीं की गया। और टेंशन हेडेक भी एक अलग कंडीशन है जिसमें आपके मसल जो है वो पूरा का पूरा टाइट होता है, टेंस लाइक रबर बैंड कंडीशन आप फील करते हैं हेडेक के साथ, तो वो कंडीशन और है। इसीलिए बी और इसमें आपका सी ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन ये तीन चीज़ें मिलती जुलती थी जिसकी वजह से इसे लिखा गया है ताकि आप इसे देखें और आइंदा किसी क्वेश्चन में आए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आसानी से आप कर सकें। तो ये आपका सबसे पहले है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। वियर एंड टियर क्या है, यानी कि आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं नेक जॉइंट और डिस्क के अंदर, ओसिस मतलब फ्यूजन होना स्टार्ट होती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की बात की जाए, नर्व रूट कॉम्प्रेस होती है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बात की जाए, हेडेक जो नेक इश्यूज़ की वजह से, यानी कि आपके कोई भी नेक से रिलेटेड इशू है, मतलब कि आपका डिस्क बल्ज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक उस कंडीशन को कहा जाता है। पेन लोकेशन की बात की जाए तो आपकी इस कंडीशन में पेन जो है इसके अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर नेक में क्या होगा, पेन होगा, शोल्डर में होगा, अपर बैक में होगा। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आपके नेक, आर्म और हैंड तक जा सकता है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में बैक ऑफ द हेड से स्टार्ट होता है, फिर फोरहेड और आइज़ में जाता है। ये आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक का एक क्लासिकल साइन है जो आपको याद होना चाहिए कि बैक ऑफ द हेड से स्टार्ट होगा, फोरहेड और आइज़ तक आएगा। पेन टाइप की बात की जाए तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में शार्प पेन है, जबकि आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में डल एकिंग पेन है जो कि मूवमेंट करते ही ज़्यादा ख़राब होती है, यानी कि पेन ज़्यादा होगा मूवमेंट के साथ। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का थ्रोबिंग और एकिंग मतलब पेन होता है, बहुत ज़्यादा इसका इंटेंस पेन होता है, जैसे कोई चीज़ पैल्पेट कर रही हो, तो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक का क्लासिकल साइन है। ऑनसेट की बात की जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ग्रेजुअल है, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता करके ये कंडीशन डेवलप करता है, जबकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी सडन भी हो सकती है, किसी इंजरी, किसी स्ट्रेन के तहत भी हो सकती है। और अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बात की जाए, ये ग्रेजुअल भी हो सकती है, या फिर डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन इस पेशेंट के साथ हुई है जिसकी वजह से वो हो रही है, यानी कोई ऑनसेट ट्रॉमा तो नहीं हो गया, उसकी वजह से तो नहीं हो रही, या फिर कोई पोस्चर चेंजेस की वजह से, जिस भी वजह से है, तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या, उसकी वजह से ग्रेजुअल या इसका एक्यूट ऑनसेट हो सकता है। अदर सिम्टम्स की बात की जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको स्टिफ नेक मिलेगी, जबकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस मिलती हैं, और आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक में नेक पेन और स्टिफनेस मिलती है जो नेक मूवमेंट के साथ वर्स हो जाता है। फिजिकल एग्जाम आप इनका तीनों का करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेंडनेस मिलेगी नेक के अंदर, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, सर्वाइको रेडिकुलोपैथी में क्या होगा, आपको साथ में ये टेस्ट शो करेंगे कि नर्व रूट इश्यूज हैं कि नहीं है, यानी आप एमआरआई करवाएंगे, आप उसमें देखेंगे कोई बल्ज का इशू तो नहीं है। आप इसके अलावा जो आपका एनसीएस टेस्ट है या ईएमजी, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है, कितने इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व है, आप उस हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बात की जाए तो आप
इसमें टेंडर नेक मसल्स देखेंगे और साथ में नेक मूवमेंट इसमें अफेक्टेड होती है और नेक मूवमेंट के साथ हेडेक भी इसमें आपका स्टार्ट कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। इमेजिंग की बात की जाए तो आप इसमें एक्सरे करवा सकते हैं अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर, जबकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन्स करवाए जाते हैं। और आपके सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर यूजुअली इसी तरीके से इसको सिर्फ क्लिनिकली फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद इसके सिम्टम्स एग्जामिन करने के बाद इसको मेडिकेशन या फिजियोथेरेपी के ऊपर बिल्कुल ट्रीटमेंट के ऊपर लेके आया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर आप फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं उसे मैनेज किया जाता है और सर्जरी की ज़रूरत हो तो सर्जरी की तरफ भी इसका ऑप्शन बनता है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की बात की जाए, फिजियोथेरेपी इज़ अ गुड ऑप्शन। फिर उसके बाद पेन मैनेजमेंट, पेन मेडिकेशंस या फिर कुछ ऐसे केसेस में जब कंडीशन बहुत ख़राब हो और बिल्कुल इंप्रूव ना की जा रही हो तो फिर पेशेंट को हम सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पोस्चर करेक्शन, यानी अंडरलाइन कंडीशन सर्वाइकोजेनिक हेडेक में हम ठीक करते हैं तो पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाती है। तो ये टेबल भी आप साथ में याद रख सकते हैं, वरना आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये अगर डिफरेंस पता होंगे तो आपको अगले क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से आपने सही आंसर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में से। अच्छा, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ 55-year-old पेशेंट विथ chronic low back pain is treated with transcutaneous electrical nerve stimulation. What is typical mechanism by which TENS provide pain relief in chronic condition? 55-year-old पेशेंट आपके पास आया है, क्रॉनिक यानी काफ़ी अरसे से उसको लो बैक पेन है, आपने उसे टेंस लगाया है। अब वो ये पूछा गया है, अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है, असल में उन्होंने इसका कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट पार्ट का अगले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके पेपर के अंदर, सिर्फ पूछा गया है कि टेंस किस तरीके से काम करता है और पेन को रिलीफ किस तरीके से किया जाता है, ये आपका असल क्वेश्चन है। बाकी सारा जो है आपका मतलब कि सिर्फ रीडिंग के लिए है, आप करें, वरना इससे कोई रिलेट नहीं है कि आपका टेंस काम कैसे कर रहा है। ए, बाय ब्लॉकिंग नोसिसेप्टिव सिग्नल्स एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल, बी बाय इंक्रीजिंग लोकल ब्लड फ्लो, सी बाय प्रोवाइडिंग डीप टिश्यू हीटिंग, डी बाय स्टिमुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए, बाय ब्लॉकिंग नोसिसेप्टिव सिग्नल्स एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल। आपके जो है जो टेंस है वो काम किस तरीके से करता है, आपके नोसिसेप्टिव जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पेन आगे नहीं जाती और रिड्यूस होती है आपकी परसेप्शन ऑफ पेन। तो इस तरीके से टेंस काम करता है और इस तरीके से टेंस आपकी पेन को रिड्यूस करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, a 35-year-old office worker complains of pain and numbness in the ring and little fingers, especially when typing or using a mouse. अच्छा, यहाँ पे अब आपके जो की वर्ड हैं वो है रिंग और लिटिल फिंगर, स्पेशली टाइपिंग के अंदर से पेन और नमनेस आ रही है। तो इस केस में आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शन है ए, कार्पल टनल सिंड्रोम, बी, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, सी, डीक्यूवेन टीनोसाइनोवाइटिस, डी, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, क्योंकि उसके अंदर आपकी क्या होती है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के अंदर नमनेस आती है और ये पेन एग्रावेट करता है जब एल्बो की फ्लेक्शन ज़्यादा अरसे के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए हो, प्रोलॉन्ग एल्बो फ्लेक्शन के साथ, जैसे कि टाइपिंग के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है। ये आपको पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सा एरिया इन्वॉल्व है और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, हाफ रिंग फिंगर और आपकी क्या कहते हैं लिटिल फिंगर। जबकि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपका इंडेक्स भी, आपकी थंब, इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर और आपकी हाफ ऑफ द रिंग फिंगर जो है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से लिटिल फिंगर के साथ रिंग फिंगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ 50-year-old woman with a history of osteoporosis presents with sudden onset of severe mid-back pain after lifting a heavy object. What is most likely diagnosis? अब यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है, एक तो पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है, 50-year-old की खातून है, ऑस्टियोपोरोटिक है, साथ में सडन पेन स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे हुआ है, मिड बैक पेन में हुआ है और लिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे चांसेस क्या हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो इस केस में आप अपना ऑप्शन देखें, फिर हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ए, मसल स्ट्रेन, बी, थोरेसिक कंप्रेशन फ्रैक्चर, सी, हर्निएटेड डिस्क,
और डी स्पाइनल स्टेनोसिस। क्योंकि अब बात की गई थी मिड बैक पेन, तो वैसे यहाँ पे एक मिड बैक पेन की वजह से थोरेसिक का वर्ड आ गया, तो हमें वैसे भी थोड़ा सा एक क्लू मिल जाता है, वरना इसका आंसर अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से देखेंगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? थोरेसिक कॉम्प्रेशन, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि 3 ऐसे एरियाज़ हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के। स्पाइन है, डिस्टल रेडियस है और आपका प्रॉक्सिमल फीमर है। ये 3 वो एरियाज़ हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रोन होते हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर बहुत ईजिली हो जाता है या बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन 3 एरियाज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अ 40-year-old मैन प्रेजेंट्स विद pain in the shoulder that radiates down the arm and worsens with overhead activities. He also reports weakness in the arm. What is most likely diagnosis? अब यहाँ पे 40-year-old मैन है, पहले एज देख ली कि ज़्यादा है, उसके बाद आपने ये देख लिया कि शोल्डर में पेन हो रहा है जो कि कहाँ जा रहा है, आर्म के रेडिएट कर रहा है डाउन द आर्म। और ज़्यादा बुरा कब हो रहा है? जब ओवरहेड एक्टिविटीज़ कर रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि उसकी आर्म में वीकनेस भी है। इस केस में क्या डायग्नोसिस हो सकता है? ए रोटेटर कफ टियर, बी बाइसेप टेंडिनाइटिस, सी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, डी ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस। करेक्ट आंसर है रोटेटर कफ टियर जो है वो यही बात इस क्वेश्चन में आपको बताई गई है कि रोटेटर कफ टियर किस तरीके से ये है कि रोटेटर कफ टियर आपका पेन रेडिएट करता है आर्म के अंदर और आपकी इसमें वीकनेस भी एसोसिएट होती है और साथ में ओवरहेड एक्टिविटीज़ के साथ ये पेन जो होता है बुरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इन चारों का एक टेबल प्रोवाइड किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकी के ऑप्शंस की क्या किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है या इस तरह से सिम्टम्स ही होती हैं तो किस तरीके से आप उसको देखेंगे। अगर आप बात करें रोटेटर कफ टियर की तो उसके अंदर शोल्डर इन्वॉल्व होता है। पेन लोकेशन कहाँ है? शोल्डर के अंदर, जो कि रेडिएट कर सकता है अपर आर्म में। पेन टाइप क्या है? शार्प पेन है। बाइसेप टेंडिनाइटिस के अंदर आपकी डल पेन है और फ्रंट ऑफ द शोल्डर में पेन आपका आता है जो कि रेडिएट कर सकता है अपर आर्म में। और अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की करें तो नेक में भी पेन होगा, फिर वो डाउन टू आर्म और हैंड भी जा सकता है। अभी पिछले ही हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि रेडिकुलोपैथी में हैंड तक आपका पेन रेडिएट करता है और ये शार्प पेन होगा। ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस की बात की जाए तो इसमें क्या है? शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा पेन होगा जो अपर आर्म में कभी कभार आ भी सकता है, लेकिन ये पेन की टाइप बहुत डल होगी। तो बाइसेप टेंडिनाइटिस डल है लेकिन उसका पेन फ्रंट ऑफ द शोल्डर है। ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस का पेन भी डल होता है। अब ये देख लेते हैं कि वर्सन क्या होते हैं। जो आगे क्लिनिकल कुछ ऐसे क्लू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किए होते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका आंसर यही होगा। जैसे कि रोटेटर कफ टियर में लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट से वर्सन हो सकता है, यानी और ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है, रीचिंग ओवरहेड एक्टिविटी से या रोटेटिंग आर्म से। अच्छा, इसके अलावा बाइसेप टेंडिनाइटिस कब ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है? जब लिफ्टिंग वेट करेंगे, ओवरहेड मूवमेंट्स करेंगे, पुलिंग मोशंस करेंगे। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में पेन ज़्यादा तब होगा जब नेक मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे। ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस में कब आपका पेन बुरा होता है? जब शोल्डर मूवमेंट की जाए, स्पेशली रीचिंग और लिफ्टिंग, यानी ऊपर हाथ लेकर जाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ आपने अदर सिम्टम्स भी इसके कुछ याद रखने हैं, जैसे कि रोटेटर कफ टियर में क्लिकिंग और पॉपिंग साउंड आ सकता है। पॉसिबल है कि दिया हो क्वेश्चन में या फिर नहीं भी दिया हो, लेकिन इसमें वीकनेस जो है वो एसोसिएट करती है। बाइसेप टेंडिनाइटिस के अंदर टेंडननेस मिलती है बाइसेप टेंडन के ऊपर, ठीक है, और पेन आपका हमेशा बढ़ता है विद बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या होता है? नमनेस मिलेगी, टिंगलिंग मिलेगी और वीकनेस होगी आर्म और हैंड के अंदर। अच्छा, अगर नमनेस आ जाए तो आपका वैसे ही रेडिकुलोपैथी की तरफ चला जाएगा कि भाई शायद इसकी तरफ ही आंसर बनेगा, लेकिन आपने हमेशा कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस, अच्छा आर्थराइटिस जहाँ आएगा वहाँ स्टिफनेस और जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। और आर्थराइटिस के अंदर, स्पेशली जॉइंट आर्थराइटिस के अंदर आपको क्रेपिटस भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप कुछ याद रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ 35-year-old patient with quadricep muscle weakness post knee surgery is undergoing Russian stimulation. What is primary purpose of using Russian stimulation in this scenario? अच्छा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले पार्ट का कोई लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि आपका
जो रशियन स्टिमुलेशन है वो उसका पर्पस क्या होता है? ए पेन रिलीफ, बी रिडक्शन ऑफ मसल स्पास्टिसिटी, सी मसल स्ट्रेंथनिंग एंड री एजुकेशन, डी इन्हांसिंग सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी, मसल स्ट्रेंथनिंग और री एजुकेशन होती है आपकी रशियन स्टिमुलेशन से, क्योंकि रशियन स्टिमुलेशन जो है मीडियम फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट को यूज़ करता है और हायर इंटेंसिटी को यूज़ करता है ताकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। टेंस की बात की जाए लो फ्रिक्वेंसी करंट है, ईएमएस की बात की जाए तो वो स्पैज़म और स्ट्रेंथनिंग के लिए काम आता है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा यही एंड हो गया, लेकिन फिर भी ये मैंने आपको रशियन स्टिमुलेशन, टेंस और ईएमएस जो है उनके पर्पस, करंट टाइप, इलेक्ट्रोड्स, इंटेंसिटी और सेशन ड्यूरेशन और कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आप याद कर लें, आपको आगे काम आएंगी। सिर्फ इस वक्त के लिए जो मैं आपको चीज़ मार्क करके दे रही हूँ वो ये है कि आपको ये पर्पस पता हो तीनों का, कि आपका रशियन स्टिमुलेशन स्ट्रेंथनिंग में यूज़ हो रहा है और रिहेबिलिटेशन में यूज़ हो रहा है, यानी कि मसल की री एजुकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। टेंस का जो मेन पर्पस है वो हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। ईएमएस की बात की जाए जहाँ हमने स्पैज़म को कम करना है, मसल को स्ट्रेंथन करना है, कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है, वहाँ हम ईएमएस का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका रशियन स्टिमुलेशन है मीडियम फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करता है, टेंस आपका लो फ्रिक्वेंसी पल्स्ड करंट यूज़ करता है, ईएमएस आपका लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी पल्स्ड करंट यूज़ करता है। तो ये आप इंटेंसिटी और इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं एज अ साइड नोट। Question number 18. A 40-year-old patient with shoulder impingement syndrome is being treated with ultrasound therapy. What is most appropriate frequency for superficial tissue treatment in this condition? अब impingement syndrome है और 40-year-old patient है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सुपरफिशियल टिश्यू के लिए आपकी कौन सी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए? ए 1 मेगाहर्ट्ज, बी 2 मेगाहर्ट्ज, सी 3 मेगाहर्ट्ज, डी 5 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक आपको वैसे ही क्लू दे दिया है जो आपका पिक्चर के अंदर आप देखेंगे इधर कि 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो आपका बेस्ट होता है फॉर डीपर टिश्यूज़, मोर देन 5 सेंटीमीटर आपका पेनिट्रेट करता है। 2 मेगाहर्ट्ज मीडियम डेप्थ के टिश्यूज़ के लिए, 3 जो होता है वो आपका आइडियल होता है सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए। तो इस केस में करेक्ट आंसर है, क्योंकि सुपरफिशियल की बात की गई है तो सुपरफिशियल में आपका 3 मेगाहर्ट्ज जो है वो आप दे सकते हैं ताकि टिश्यू क्या है आपका सुपरफिशियल टिश्यूज़ जो हैं वो टारगेट किए जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसमें ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आप थोड़ा सा याद रख लें, आपको आगे भी काम आएंगी कि 1 मेगाहर्ट्ज होगी यानी कि फ्रिक्वेंसी सबसे कम है लेकिन पेनिट्रेशन उसकी सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन कम हो रही है। ये चीज़ आप अगले के लिए भी याद रख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19. अ 50-year-old woman presents with pain on the outer side of her hip, worsened by lying on that side and climbing stairs. आउटर साइड ऑफ द हिप पे पेन है, उसी साइड पे लेटने से या स्टेयर क्लाइम करने से पेन ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ए इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, बी हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, सी ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस, डी ग्लूटियस मीडियस टेंडनाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। शायद हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि उसका पेन किस तरीके से होता है, लैटरल साइड पे होता है, हिप पे होता है और थोड़ा लैटरल साइड पे होता है, जो कि उसी साइड पे लेटने से क्लाइंबिंग स्टेयर से वर्स हो जाता है। तो ये आपको मैंने अभी एक जो चार्ट पढ़ाया इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि आगे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे और आपके पेपर में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस उसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस उसी ग्राफ से, उसी टेबल से ये मैंने उठा के ये आपके लिए जो है पिक्चर जो है वो की हुई है, अटैच की हुई है कि आउटर हिप में ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर आपको पेन फील होता है जो कि शार्प होता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। इसका पेन जो होता है ग्रेजुअल होगा, ऑफन ड्यू टू ओवर यूज़, यानी रेपिटेटिव आप यूज़ करेंगे तब होगा। और उसके बाद क्या है, रेयर मॉर्निंग स्टिफनेस है अगर उसकी बात की जाए, यानी कि इसमें आपका मॉर्निंग स्टिफनेस रेयर होती है, साथ में आपका जो है लिंक करता है टू एक्टिविटी, यानी पेन जो होती है इसमें आपकी जो मॉर्निंग स्टिफनेस है या पेन है वो लिंक करेगी एक्टिविटी से। और यही है कि लाइंग ऑन उस साइड पे अगर आप लेटेंगे तो पेन ज़्यादा होगा और अगर स्टेयर्स चढ़ेंगे तो पेन ज़्यादा होगा। ये मैंने आपको टेबल पहले पीछे भी प्रोवाइड किया है। ये अगर आप याद कर लेंगे कि पेन किस एरिया में हो रहा है, शार्प है, ग्रेजुअल है और इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती है, तो अगर ये कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे आपको आगे भी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे और आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डिकोड करना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 30-year-old रनर
presents with pain along the inner side of the shin, especially after running on hard surfaces. अब पेन है मीडियल साइड ऑफ द टिबिया बोन, और साथ में ज़्यादा कब होता है जब हार्ड सरफेस के ऊपर रन किया जाए यानी उसके ऊपर दौड़ा जाए। तो इस केस में क्या डायग्नोसिस हो सकता है? ए, टिबिया स्ट्रेस फ्रैक्चर, बी, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम जिसे शिन स्प्लिंट्स कहते हैं, सी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, या डी, पोस्टीरियर टिबियल टेंडिनाइटिस। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है शिन स्प्लिंट्स कहा जाता है, मीडियल टिबियल शिन सिंड्रोम को कहा जाता है। जो आपकी मीडियल और इनर साइड पे पेन है और रनिंग में है और हार्ड सर्फेसिस पे ज़्यादा होना, तो ये सजेस्ट करता है कि ये आपका शिन स्प्लिंट्स है। टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करें तो वो शार्प पेन होगा, लोकलाइज्ड होगा और पेन परसिस्ट करता है रेस्ट पे भी, और इसमें हमें डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती है। मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हमने शिन स्प्लिंट्स कहा, डल पेन होता है, इनर साइड ऑफ द टिबिया फील होता है और पेन डिक्रीज़ होता है रेस्ट के साथ और इम्प्रूव होता है जब आप प्रॉपर फुटवेयर करें, ट्रेनिंग एडजस्टमेंट्स करें। लेकिन अगर आप हार्ड सर्फेसिस पे या आपका फुटवेयर ख़राब है तो उसकी वजह से मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम जो होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा, आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाएगी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात की जाए तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपको स्वेयर और डीप पेन होता है, क्रैम्पिंग फील होती है लेग के अंदर, स्पेशली लोअर लेग के अंदर टाइटनेस होती है और इसके साथ स्वेलिंग और नमनेस भी मिलती है आपको, और इसके अंदर हमें जो होता है अर्जेंट मेडिकेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए होती हैं। पोस्टीरियर टिबियल टेंडिनाइटिस की बात की जाए तो इसमें भी शार्प पेन होता है इनर एंकल वाली साइड पे, क्योंकि पोस्टीरियर टिबियल में जैसे आप मीडियल मेलियोलस तक और लोअर लेग में ही आपको पेन फील होगा, एंकल के अराउंड स्वेलिंग भी पॉसिबल है, तो इस केस में भी आपको रेस्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में जो आप ऑप्शंस देखें तो ना टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, ना पोस्टीरियर टिबियल टेंडिनाइटिस के चांसेस हैं, तो आपके पास सिर्फ शिन स्प्लिंट से इसका आंसर बचता है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Question number 21. A 45-year-old factory worker presents with pain and weakness in his shoulder after lifting heavy objects repeatedly. What is most likely diagnosis? 45-year-old worker है, वो आपके साथ आता है पेन और वीकनेस में, शोल्डर में उसको वीकनेस है, पेन है जब वो कोई हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट करता है और बार बार रिपीटेडली का वर्ड यहाँ पे जो यूज़ कर रहा है वो आपका एक की वर्ड है रिपीटेडली, कि बार बार यूज़ करने से ही उसको पेन हुआ है। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ए, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, बी, बाइसेप टेंडिनाइटिस, सी, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, या डी, लेब्रल टियर। तो करेक्ट आंसर इसमें है आपका सी, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, क्योंकि ये क्या है, ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो रेपिटेटिवली ओवरहेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनके अंदर पेन और वीकनेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की बात की जाए तो आपका डल पेन होता है और इसमें टेंडनेस भी पाई जाती है, ओवरहेड एक्टिविटीज़ के साथ वर्स हो जाता है और इसमें लिमिटेड मोशंस होती हैं। अच्छा, ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस आपका अक्सर शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के साथ जो होता है कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन जो रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है उसके अंदर आपका जो पेन है वो आपका डल है, जबकि शोल्डर इम्पिंजमेंट में शार्प पेन होगा और वर्स हो जाएगा, इसमें भी आपका ओवरहेड एक्टिविटीज़ के साथ, और इसमें क्या होगा, कुछ खास स्पेसिफिक मूवमेंट्स में ही आपको पेन फील हो रहा होगा। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस में मोशन लिमिटेड होगी लेकिन इम्पिंजमेंट में आपको पेन होगा ड्यूरिंग स्पेसिफिक मूवमेंट्स। बाइसेप टेंडिनाइटिस की बात की जाए तो इसमें ये भी डल पेन होगा, स्पेशली तब होगा जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होंगी, ऐसे काम स्पेशली स्विमिंग या फिर ऐसे काम जिसके अंदर आपकी फ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होगी उसके अंदर आपको ये पेन ज़्यादा हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है। लिफ्टिंग और पुलिंग के दौरान भी ये पेन ज़्यादा हो सकता है। लेब्रल टियर की बात की जाए तो ये डीप और साथ में शार्प पेन होता है, क्लिकिंग सेंसेशन और इंस्टेबिलिटी भी जाहिर कर सकता है लेब्रल टियर। तो इस केस में जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेपिटेडली आपको एक कीवर्ड की तरह दिया गया था, क्योंकि शोल्डर इसमें वीकनेस भी हो रही है, मसल वीकनेस भी हो रही है, शोल्डर पेन भी है, तो ये आपको जो होगा मतलब कि क्लू देगा कि इसका आंसर क्या है, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22. A 35-year-old patient with patellar tendinitis is receiving ultrasound therapy. What is recommended duty cycle for ultrasound treatment in chronic condition?
ए 10%, बी 20%, सी 50%, डी 100%। अब इसमें ड्यूटी साइकिल के बारे में आपसे पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट आपने देना है तो उसके अंदर जो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर ड्यूटी साइकिल क्या होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन आपके पास जो करेक्ट है वो है डी, आपके पास 100% होना चाहिए। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर आपका ड्यूटी साइकिल कॉन्टीन्यूस होता है और आपका 100% जो होता है रिकमेंडेड होता है। ड्यूटी साइकिल क्या है वो आप देख लें कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड पूरी मतलब के ट्रीटमेंट के दौरान ऑन रहेगा, मतलब कि उसमें ऑन ऑफ नहीं है, 100% आपने क्या किया है ड्यूटी साइकिल वो था, तो ये क्रॉनिक कंडीशंस के लिए अच्छा होता है। अगर अल्ट्रासाउंड हाफ टाइम के लिए ऑन रहे यानी कि मिक्स इफेक्ट्स देने के लिए, तो 50% आपका ड्यूटी साइकिल होता है। अगर ये सिर्फ 20% तक ऑन रहे, एक्यूट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है ताकि हीट कम से कम उन कंडीशंस में दी जा सके, तो ये आपका 20% ड्यूटी साइकिल होगा। या फिर आप 10% भी लेके जा सकते हैं डेलिकेट ट्रीटमेंट्स के लिए ताकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके। तो ये आपका क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर 100% ड्यूटी साइकिल बनता है। Question number 23. A 65-year-old patient with post-stroke hemiplegia is undergoing functional electric stimulation for affected limb. What is the goal of using FES in this scenario? अच्छा, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ उसने FES का ही आपसे पूछा है कि FES का फंक्शन क्या है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है ए टू रिड्यूस मसल स्पास्टिसिटी, बी टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल मूवमेंट, सी टू इन्हांस सिनारियो टू इन्हांस सेंसरी फीडबैक, डी टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। तो इसमें आपके पास FES पोस्ट आपके पास स्ट्रोक हेमिप्लेजिया में या फिर FES का वैसे फंक्शन क्या है, तो इस केस में आपके पास आंसर है बी टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल मूवमेंट। तो इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं एक लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग और पल्स करंट की, ताकि आप क्या कर सकें फंक्शनल मोबिलिटी को पेशेंट की रीगेन कर सकें, री एजुकेट कर सकें, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स को जो है वो ठीक कर सकें। इससे ज़्यादातर पोस्ट स्ट्रोक हेमिप्लेजिया में ऐसी कंडीशन जो आपके मतलब के रिलेटेड है फंक्शनल टास्क से, उसे इम्प्रूव करने से, तो उस कंडीशन में ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो FES का फंक्शन क्या है, टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल मूवमेंट। Question number 24. A 65-year-old man presents with pain and stiffness in his thumb, especially at the base of thumb, and difficulty gripping objects. What is most likely diagnosis? इसमें कीवर्ड आपके पास है स्टिफनेस का, पेन भी है लेकिन स्टिफनेस भी है थंब पे, बेस ऑफ द थंब के ऊपर आपको स्टिफनेस भी है, यानी मूवमेंट में आपको रुकावट है, लिमिटेड मूवमेंट्स है, ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स यानी ग्रिपिंग पावर भी नहीं है, डिफ़िकल्टी है ग्रिपिंग करने में। तो इसमें लाइकली डायग्नोसिस क्या है, ए कार्पल टनल सिंड्रोम, बी डी क्यूरवेन टीनोसाइनोवाइटिस, सी थंब ऑस्टियोआर्थराइटिस, या डी अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी। अब स्टिफनेस का वर्ड हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस से थोड़ा रिलेट कर रहा होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर सी है थंब ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इसमें पेन के साथ स्टिफनेस भी है और जिसकी वजह से आपको ग्रिपिंग इश्यूज आ रहे हैं, आपके लिमिटेड मोशंस भी हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम आएगा तो टिंगलिंग का वर्ड या नमनेस का वर्ड होगा, और साथ में हमने पहले पढ़ा कि इसमें 3 फिंगर्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, आपका थंब भी होता है, आपका मिडल फिंगर भी होती है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो भी होती है, और हाफ रिंग फिंगर होती है, लेकिन अक्सर तौर पे रिंग फिंगर जो होती है वो आपके MCQ में नहीं दी जाती है। रिंग और लिटिल आ जाएगा तो अल्नर आ जाएगा। अगर आपके पास मिडल, इंडेक्स और थंब फिंगर की सेंसेशन आ जाती है, लॉस सेंसेशन आ जाती है, तो कार्पल टनल को ये इंडिकेट कर रहा होता है। और अगर आपके पास डिक्यूरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस की बात की जाए तो शार्प पेन होगा, रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट होगा, बेस ऑफ द थंब पे ही होता है, लेकिन ये शार्प पेन होता है जो कि मूवमेंट के साथ और ज़्यादा वर्स होता है, यानी कि मूवमेंट के साथ अफेक्ट हो रहा है और बुरा हो रहा है। इसमें देखिए मूवमेंट लिमिटेड का वर्ड नहीं यूज़ होगा, वर्स विद मूवमेंट आ रहा है, तो ये आपका डिक्यूरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस को इंडिकेट कर सकता है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की जैसे हमने बात की डल पेन होगा, और इसमें भी क्या होगा आपके स्टिफनेस पाई जाती है। अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी की बात की जाए तो इसमें भी शार्प पेन होगा, और इनर एल्बो की साइड पे आपको पेन होगा जो कि वर्स होगा विद मूवमेंट, और या फिर ऐसी मूवमेंट करना जिसके ऊपर आपकी अल्नर साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग करना, और इसमें आपको लिगामेंट इंजरी में इंस्टेबिलिटी और वीकनेस भी मिल सकती है, और साथ में आपको स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है ऐसे केसेस के अंदर। Question number 25. A 30-year-old cyclist present with pain and numbness in ring and little finger, especially after long rides. अभी इसी की बात कर रहे थे कि रिंग और लिटिल फिंगर आ जाएगा तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा क्या आंसर इसका हो सकता है। ए कार्पल टनल सिंड्रोम, बी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, सी अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट, डी डी क्यूरवेन टीनोसाइनोवाइटिस।
तो करेक्ट आंसर है सी, अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट, साइक्लिस्ट पैल्सी भी इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखने एक चीज़ ये देखनी है कि आपको यहाँ पे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी दिया गया था, अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट भी दी गई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो सकता है? तो इस केस में आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट है, क्योंकि अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट स्पेशली साइक्लिस्ट के अंदर हैंडल बार पैल्सी के नाम से भी जानी जाती है। और क्योंकि इन्वॉल्व आपकी इसके अंदर अल्नर नर्व ही है, लेकिन लोकेशन क्या है, रिस्ट है, ना कि आपकी एल्बो होती तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर गाइन कैनाल आपकी इन्वॉल्व है, आपके रिस्ट के ऊपर अगर अल्नर नर्व इन्वॉल्व है, इंट्रैपमेंट वहाँ हुई है, इसी वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26।